टैक्स से जुड़े हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राव और हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। सर, आपका स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सर। और हम और कोहली साहब मिलकर कई सारी बारीक बातें आपको बताने वाले हैं। मिसाल के तौर पर आपको हम बताएंगे कि अगर आपके एम्प्लॉयर ने TDS जमा नहीं किया है तो आपके लिए क्या मुसीबत आ सकती है। विदेश की अपनी संपत्ति का खुलासा करने में हो गई आपसे भूल तो सरकार ने दिया है आखिरी मौका। क्या है नई डिस्क्लोजर स्कीम की बारीकियां, और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि शेयरों की खरीद बिक्री में ब्रोकरेज पर होने वाला खर्च कैपिटल गेन्स में शामिल होगा या नहीं। ये 3 बातें होंगी। साथ ही साथ आप लोगों के सवाल भी आएंगे, उनके भी जवाब देने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात वह है TDS को लेकर के। दरअसल एम्प्लॉयर हर बार TDS आपका काटता है, लेकिन कई सारे मामले आते हैं कि एम्प्लॉयर ने आपका TDS आपसे तो काट लिया लेकिन सरकार के खाते में नहीं जमा कराया। तो सरकार किसको पकड़ेगी, आपको कि आपके एम्प्लॉयर को? क्या आपके लिए मुसीबत है? कोहली साहब। बिल्कुल लक्ष्मण, बहुत सारे इसमें सवाल आते थे और सालों से आ रहे हैं कि उन्होंने जॉब छोड़ दी, टैक्स कट गया, बाद में फॉर्म 16 इशू हुआ, उसमें देखा कि उसमें टैक्स ही नहीं था, जमा वाले हिस्से में टैक्स नहीं था। अब हुआ क्या कि आपको याद होगा, पहले हमारे पास कई सारे सवाल इसमें आए हैं और अगर आप कोर्ट के केसेस पर जाएं, एपिलेट अथॉरिटी के केसेस पर जाएं, तो कुछ फैसले ऐसे भी आए लक्ष्मण जहां पर एम्प्लॉय को 2 बार देना पड़ा। मतलब एक बार तो वहां कट गया और उसने जमा नहीं किया, अब क्योंकि सरकार के पास तो आया नहीं, तो ये भी फैसला आया कि भाई इसमें एम्प्लॉय को देना चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली तो एम्प्लॉय की लायबिलिटी बनती है। तो अब ये IT-AT का विश्वनाथन रामकृष्णन का केस आया है, 2024 का केस है, बैंगलोर का ये लक्ष्मण केस है। और इस केस में ये ट्राइब्यूनल ने बोला कि अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपका टैक्स काट लिया है, ये सभी कामकाजी लोगों के लिए बहुत जरूरी बात है, और उसने किसी कारण से जमा नहीं किया है। अब कारण क्या होते हैं मैंने देखा है, या तो उसको कैश फ्लो प्रॉब्लम आ गई और काट के हजम कर गए, उसको अपने पास रख लिया, या कोई फ्रॉड हो गया, कोई टैन रिलेटेड प्रॉब्लम आई, कुछ भी दिक्कत आती है। अगर आपकी पे स्लिप में वो TDS दिखाई दे रहा है और वो सरकारी खाते में जमा नहीं हुआ है, तो इसमें लायबिलिटी यानी SSC इन डिफॉल्ट इसको बोलते हैं, SSC इन डिफॉल्ट एम्प्लॉयर कहलाएगा। अब इसमें एम्प्लॉय को क्या करना है, एम्प्लॉय को सबूत देना पड़ेगा 2। एक तो अपनी पे स्लिप दिखानी पड़ेगी डिपार्टमेंट, दूसरा अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ेगी जहां पर आपकी सैलरी आ रही है कि नेट आपकी कितनी सैलरी आई। अगर डिपार्टमेंट ये कन्विंस हो जाता है कि आपकी पे स्लिप में से वाकई TDS जो है कट गया है, पर ये एम्प्लॉयर साहब जो हैं उसको लेके हजम कर गए हैं और आगे नहीं जमा कराया है, तो SSC इन डिफॉल्ट एम्प्लॉयर को माना जाएगा। मुझे लगता है लक्ष्मण बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। केस तो 2024 से चल रहा था, पर जजमेंट अभी निकल कर आई है कि अब मुझे लग रहा है बाकी के जो भी एम्प्लॉय जिनके साथ ऐसा हुआ है, और ऐसे मैं आपको बताऊं सच में तो सैकड़ों लोग ऐसे होते हैं हमारे पास ही टैक्स, कई सारे सवाल आते थे, मुझे याद है बहुत सवाल आते थे। तो मुझे लग रहा है ये जजमेंट एक थ्रेशोल्ड बन जाएगा कि इस जजमेंट के आधार पर आप डिपार्टमेंट जो है इस पे ये व्यू लेगा कि ये अगर आप सबूत दे देते हैं तो एम्प्लॉयर की लायबिलिटी बनती है। 2 बार किसी भी एम्प्लॉय को टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं ये पूछ रहा था कि ये स्थिति आखिर आती क्यों है? क्या इस IT के ज़माने में हम लोग ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं कि एम्प्लॉयर के सैलरी से आप जैसे TDS काटेंगे वो एम्प्लॉय के खाते में आएगा नहीं, मतलब एम्प्लॉयर के खाते में आएगा नहीं, वो सीधा सरकार के खाते में चला जाए? मुझे लग रहा है वो सुविधा, क्योंकि होता क्या है जब एम्प्लॉयर TDS काटता है लक्ष्मण, तो पहले तो कई सारे एम्प्लॉयज होते हैं, एक तो ये समस्या है, तो उसको काट के इसको हम जो टैक्स डिडक्टर होता है उसको आयकर में क्वाजाई टैक्स ऑफिसर बोलते हैं। अच्छा। मतलब वो एक तरह से कुछ समय के लिए टैक्स ऑफिसर का रोल निभा रहा है। भाई आपने काट के अपने पास जमा किया, फिर उसको समय दिया जाता है, सबका इकट्ठा करेगा, 7 तारीख से पहले इसको अगले महीने की जमा करना होता है, उनका अपना टैन नंबर होता है, उनकी जैसे रिटर्न जाती है ना एम्प्लॉय की, ऐसे एम्प्लॉयर की भी रिटर्न जाती है, उसको टैन रिटर्न कहते हैं, TDS रिटर्न कहते हैं, वो हर महीने या हर क्वार्टर फाइल होती है। तो मुझे लग रहा है पूरी प्रणाली बनाई गई है और ऐसा मुझे लगता नहीं लक्ष्मण कि कोई बच के निकल जाए। सरकारी पैसे को अपने लिए इस्तेमाल कर लेना बहुत बड़ा जुर्म है और इसकी बहुत सख्त पेनल्टी है। और मैं आपको बताऊं प्रोसिक्यूशन तक का यहां पर प्रोविजन है, यानी कि उस ऑफिसर को, यानी कि उस मैनेजर को जो भी इंचार्ज है TDS का, उसको जेल तक हो सकती है। तो ये इसमें बहुत कड़ी कार्रवाई करी जाती है, तो इसमें बचने के है नहीं। बाकी आपका जो सुझाव है वो बहुत अच्छा है कि अगर किसी तरह रियल टाइम में जैसे ही कटे वो फौरन जाता जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो जाए कि ऐसा हो जाए। नहीं, आपसे बात करते करते एक और मेरे ख्याल आया कि जैसे मेरा TDS कटा और TDS जमा हुआ
तो एसएमएस क्यों नहीं आ सकता है कि हाँ जी आपका टीडीएस जमा हो गया, जैसे पीएफ का आना शुरू हो गया, आपने नोटिस किया नहीं, ये बिल्कुल हो सकता है कि जैसे ही जमा हो, और इसको करना ये पड़ेगा कि उनको एक फोन का सॉफ्टवेयर लेके फोन नंबर्स डाल के, और जैसे जैसे क्रेडिट होता जाए, मुझे लग रहा है ये तो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये किया जा सकता है। हाँ, अगर एसएमएस नहीं आया है तो फिर तो एम्प्लॉय को पहले ही शक हो जाएगा कि भाई एसएमएस नहीं आया तो एम्प्लॉय जाकर चेक कर लेगा, अच्छा बताइए। जैसे पीपीएफ में पीएफ में देखता हूँ, पीएफओ में जो भी एम्प्लॉयर काटता है तुरंत में एसएमएस आता है कि आपके इस महीने का पीएफ यहाँ पे क्रेडिट हो गया। हालांकि मैं आपको ये बताऊं कि एम्प्लॉयर के बीच में काफी कश्मकश होती है इस मैटर को लेके, क्योंकि जब टैक्स नहीं जमा हुआ है फॉर्म 16 में दिख जाता है वो तो, और आपको अल्टीमेटली 26 AS में दिखता है मेरा तो टैक्स ही नहीं है, तो एम्प्लॉयज को कभी भी चेक कर सकता है। और काफी मैंने तो लड़ाई झगड़े भी होते दिखे हैं एम्प्लॉयर और अकाउंट डिपार्टमेंट के बीच में कि मेरा टैक्स आपने काट लिया, तो वो उनके पास कोई जवाब बनता नहीं, क्योंकि या तो उन्होंने रोक रखा होता है या खा पी के हजम कर जाते हैं, जो भी होता है। जो भी रहा, लेकिन ये है कि अब बहुत सारी चीजें आ गई, तकनीक आ गई, जिसका इस्तेमाल करके इन सब चीजों को कम से कम दूर कर सकते हैं। तो सुझाव बहुत अच्छा। हाँ, ट्रिब्यूनल के फैसले का इंतजार क्यों करना। खैर, लेकिन अच्छा आपने समझाया, बहुत सारे जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए राहत की बात है, अगर उनका और एम्प्लॉयर्स के लिए चौकन्ना होने की बात है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ तो जैसा कोहली साहब ने बताया, इस रास्ते का पालन करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत आपको है नहीं। अब चलते हैं सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं सूरत, जहां से विनीत अग्रवाल साहब हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। विनीत जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। बताया जाए, कोहली साहब हैं हमारे साथ। तो हाँ जी, आप दोनों का कार्यक्रम में रेगुलर देखता हूँ, और आपका लहजा, समझाने का तरीका, बोलने की शैली मुझे बहुत पसंद है। बहुत बहुत धन्यवाद हौसला बढ़ाने के लिए। हाँ जी सर, मेरा सवाल ये है, मैं अपने फैमिली में प्राइमरी अर्निंग मेंबर हूँ। अच्छा। और मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं स्टॉक मार्केट में स्विंग ट्रेड या ऐसा कुछ करूँ, तो क्या मैं मनी लेंड कर सकता हूँ अपने किसी फैमिली मेंबर को, मेरे पेरेंट्स को या अपनी स्पाउस को, जो एक्टिवली उस मनी लेंड किए हुए मनी को यूज करके कैपिटल गेन ले ले, और फिर फाइनेंशियल ईयर क्लोजर में अकाउंट सेटल करते हुए मेरा मनी इंटरेस्ट भी मुझे लौटा दे? क्या ये लीगल ऑप्शन है या उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा? अगर देना पड़ेगा तो कितना प्रतिशत? हालांकि सीधा टैक्स गुरु से जुड़ा हुआ सवाल नहीं है, लेकिन चूंकि टैक्स भी इसमें आता है तो दोनों पहलू को समझा दीजिए। नहीं, बिल्कुल टैक्स से संबंधित भी है। क्योंकि जब आप पैसा देते हैं तो, क्योंकि इन्होंने इंटरेस्ट की बात करी, इसमें ऐसा है विनीत कि आप अगर अपने स्पाउस को दे रहे हैं तो स्पाउस में क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई होते हैं। मैं नए आयकर अधिनियम की बात करूं 2025 वाले की, तो उसमें सेक्शन 99 लक्ष्मण अब क्लबिंग कहता है। तो अगर आप स्पाउस को आपने लेंड किया और स्पाउस ने उससे ट्रेडिंग करी या कहीं इन्वेस्टमेंट किया, उस पर रिटर्न आया या कोई प्रॉफिट हुआ, वो फिर आपकी इनकम में विनीत क्लब हो जाएगा। अब इसमें लक्ष्मण बहुत ग्रे एरिया है कि आपने पत्नी को गिफ्ट किया या पत्नी को लोन दिया या फिर पत्नी को खर्चे के लिए पैसे दिए, या अब कुछ भी हो सकता है। पर सवाल यह है कि आयकर विभाग इसकी तह में जाता है कि भाई पत्नी को लोन देना थोड़ा अजीब सा लगता है। हालांकि दिया जाता है, ये नहीं है, ऊपर से इस पे ब्याज नहीं होगा। हाँ विनीत, अगर आप ब्याज कर पूरा एग्रीमेंट बनाकर अपनी श्रीमती जी से साइन करा लें, बाकायदा नोटरी वोटरी करा के, अजीब सा लगेगा हालांकि, पर अगर ऐसा कुछ कराते हैं और आप सिद्ध कर देते हैं कि वाकई में ये लोन है, तब तो शायद वो क्लब नहीं होगा, वरना पत्नी को दिया हुआ क्लब हो जाएगा। अब आपने पेरेंट्स की बात करी, पेरेंट्स में क्लबिंग प्रोविजन नहीं है क्योंकि आप मेजर है, माइनर्स में होता है। तो पेरेंट्स को आप लेंड करते हैं, पर ऐसा देखा गया है आयकर में, जो हम केसेस देखें कि अगर ब्याज मुक्त आपने लोन दिया है फैमिली मेंबर को, तो वो लक्ष्मण उसकी फिर सैंक्टिटी जो है उस पर प्रश्न चिन्ह लगता है कि भाई आपने ब्याज मुक्त फैमिली मेंबर को दिया है तो आपने बेसिकली गिफ्ट दिया, हालांकि आपकी इंटेंशन वापस लेने की है। पर विनीत, सैद्धांतिक रूप से मैं बताऊं आपका सवाल का सीधा जवाब कि अगर आप जेन्युइनली लोन ले रहे हैं, बाकायदा उस पर अगर इंटरेस्ट भी दिखा देते हैं तो, और अब आपने कहा कितना इंटरेस्ट होता है, नॉर्मली आप बैंक इंटरेस्ट के बराबर कर सकते हैं। बैंक इंटरेस्ट 5-6% है, ये आपके और उनके बीच की बात होती है इस पे। पर हाँ, मार्केट रेट से कम जब इंटरेस्ट रेट्स होता है तो इसमें डीम्ड इनकम के प्रोविजंस भी होते हैं। थोड़ा सा विनीत ये ग्रे एरिया मुझे नजर आता है अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, पर आप करिए, पर कागजात अपने पुख्ता रखिए, बैंक से करिए, सब कुछ बैंक से करिए, इंटरेस्ट भी रखिए। पत्नी को यह ध्यान रखिएगा कि पत्नी में क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई करते हैं। अच्छा, पत्नी में क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई करते हैं। मान लिया जब उन्होंने पेरेंट्स को पैसा दे दिया कि देखो ये मेरे पास समय नहीं होता है ट्रेडिंग वगैरह करने का, ये पैसा 10 लाख रुपया 50 लाख रुपये रख लो, आप ट्रेडिंग वगैरह करो, अब बाद में मुझे हिसाब किताब करके दे देना, तो वहाँ पे क्या होगा? नहीं, उसी का ये पूछ रहे थे कि उन्होंने वहां पैसा दिया। नहीं, तो पैसा दिया तो मान लिया पिताजी को दिया, पिताजी को तो या तो गिफ्ट दिया,
अगर आप पिताजी को गिफ्ट दे रहे हैं वो फिर क्लबिंग नहीं हो। क्लबिंग वो जो शेयर पे कमाई की उसका क्या हिसाब किताब? वो शेयर की कमाई फिर पिताजी के खाते, पिताजी खाते। अगर आपने गिफ्ट किया है। पर यहां पर विनीत ये कह रहे थे कि मैं उनको लोन देना चाहता अच्छा, हूं। लोन देना। तो लोन में तो क्या है कि लोन लेके वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, फिर आपको वो बाद में पैसा वापस देंगे, हालांकि इनकम उन्हीं की बनेगी, पिताजी की ही बनेगी। तो वो इनकम जो बनेगी वो अगर इनके खाते में ट्रांसफर करेंगे तो उस पे इनको पैसा टैक्स नहीं लगेगा? नहीं, जो लोन जब वो वापस करेंगे, लोन नहीं, मान ले शेयर मान ले 10 लाख रुपए दिए, 5 लाख रुपए उनको प्रॉफिट होगा तो शेयर, वो उसका 5 लाख फिर जब तरीका, देंगे। उसका तरीका ये है कि पिताजी फिर इनको वापस एक गिफ्ट की तरह कर दें। पर इस सारे मुद्दे में आप, मुझे पता है आप सवाल क्यों पूछ रहे हैं, और जिस कारण से आप सवाल पूछ रहे हैं ना, उसी कारण में उत्तर छुपा हुआ है। क्योंकि अगर इंटेंशन है टैक्स इवेड करने की तो पकड़े तो जाएंगे। ऐसे में फिर डिपार्टमेंट इन सब चीजों को दरकिनार कर देता है। ये इसमें मेन चीजों में कहना चाह रहा था कि टैक्स इवेजन की अगर इंटेंशन है कि आपने फायदा उठा रहे हैं कि अब क्योंकि मेजर है तो क्लब नहीं होगा, उनको दे दिया, फिर उन्होंने कमाई, फिर उन्होंने आपको दे दिया, तो अल्टीमेटली टैक्स तो देखिए दोनों में से एक को देना ही पड़ेगा, इससे बच नहीं सकते। विनीत जी कोई कंफ्यूजन? मैं ये बोलना चाह रहा लोन नहीं है, मैं लेंड कर रहा हूँ, बट वो फाइनेंशियली दो अलग अलग एंटिटी मानी जाती है, तो वो उसको लोन मानेंगे, राइट? वो लेंड नहीं, लेंड को कुछ समझते नहीं, इंटरेस्ट लेंडिंग कुछ होता नहीं, लेंड तो लेंड और लोन तो एक ही बात हो गया। लेंडिंग इज अ टर्म यूज फॉर गिविंग लोन। वो आपने जब लेंड किया है उनको तो वो उनकी इनकम बन जाएगी, पर पैसा आप एक एग्रीमेंट अपने आपस में बना लीजिए, एक चिट्ठी से एक्सचेंज कर लीजिए कि भाई बाद में आप मुझे वापस कर, पर उससे जो कमाई हो रही है, जो अभी लक्ष्मण बात कर रहे थे, और आप तो लक्ष्मण जी के वैसे ही फैन है, जो उन्होंने आपकी तरफ से एक और सवाल पूछ लिया, तो मुझे लग रहा है कि जो कमाई हो रही है वो अगर आपके पिताश्री अपनी इनकम में दिखा रहे हैं तो फिर मुझे इतनी दिक्कत इसमें नहीं नजर आती चाहिए, बशर्ते कि पिता से इनकम टैक्स कैटेगरी में आते हो, ब्रैकेट में आते हो ना। हाँ, इस इनकम की वजह से हो सकता है आ जाएंगे, क्योंकि आप मान लिया आप 30% पे आ रहे हो, पिताजी लोअर ब्रैकेट में आ रहे हो, हाँ, तो यहाँ भी टैक्स इनकम इतनी बड़ी हो जाए कि वो ब्रैकेट में आ जाए। और ये बहुत, लेकिन सबसे मोटी बात जो मुझे लगी, जो कोहली साहब ने कहा कि टैक्स इवेजन अगर आपका मकसद है तो फिर आप पकड़े जाएंगे। अगर आपका मकसद सिर्फ ये है कि चलो उनको जरूरत पैसे की देना है, तब तो ठीक ठाक मामला है। सिर्फ टैक्स एविजन के मकसद से ऐसे करेंगे तो वो अच्छा नहीं होगा। हमारे टैक्स ऐसे केसेस हैं केसेस, हाँ, और टैक्स गुरु के दर्शक हमारे बड़े समझदार भी होते हैं, ईमानदार भी होते हैं, तो काफ़ी कुछ क्लियर हो चुका है। विनीत जी, मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे। इस बीच रीवा से एक फ़ोन कॉल आ चुका है अशोक त्रिपाठी जी का। अशोक त्रिपाठी सर नमस्ते। नमस्कार लक्ष्मण जी, और कोहली जी को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं दोनों का बहुत बड़ा फैन हूँ, आपका हमेशा टैक्स गुरु देखता हूँ। चलिए, बहुत अच्छा लगता है, टैक्स गुरु देखते रहिए और ऐसे फीडबैक देते रहिए। जी जी जी, बताइए सवाल क्या है? सवाल मेरा दो है सर। अशोक जी, आपकी आवाज कम आ रही है, थोड़ा सा जोर से बोलेंगे। अभी मेरा सवाल दो है सर। मैं रिटायर्ड हूँ और मेरा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है जी। तो म्यूचुअल फंड यूनिट हम अगर बच्चों को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किसको लगेगा, मेरे को लगेगा कि उनको लगेगा? और दूसरा ये है मेरा सवाल सर कि अगर हम म्यूचुअल फंड में इन बिटवीन स्विच करते हैं किसी में अपने अकाउंट में ही, और म्यूचुअल फंड मेरा जो इन्वेस्टमेंट है उसमें से अगर हम स्विच करते हैं तो उसमें कैपिटल गेन लगेगा कि नहीं लगेगा? अच्छा, चलिए, पहला सवाल आपका अशोक जी है कि अगर आप बच्चों को ट्रांसफर कर देते हैं तो अगर आपके बच्चे 18 साल से कम उम्र के हैं तो आप बच्चों को गिफ्ट करेंगे, हो तो उनके नाम जाएगा, पर उससे होने वाली अशोक जी जो इनकम है वो आपके हाथ में क्लब हो जाएगी। उसको हम सेक्शन 99 जो नया एक्ट है उसके अंतर्गत हम लेते हैं, तो वो आपके क्लबिंग हो जाएगी। दूसरा आपका सवाल था कि अगर आप स्विच करते हैं तो देखिए, स्विचिंग का क्या है कि जिस फंड से आप माइग्रेट करके दूसरे फंड में जा रहे हैं उस पर अगर आपको कैपिटल गेन हो रहा है तो वो कैपिटल गेन आपको देना पड़ेगा। फिर दूसरी जो जिसमें आपने स्विच किया है उसकी डेट ऑफ एक्विजिशन उसी स्विचिंग डेट से मानी जाएगी। तो वैसे तो स्विचिंग है, पर जो कंक्लूडिंग ट्रांजैक्शन है जब आपने स्विच किया वो उस समय मान लिया जाएगा और आपको देनी पड़ेगी। आपको पता ही होगा कि 1,25,000 तक अगर इक्विटी का आपको म्यूचुअल फंड है तो उसमें 1,25,000 तक की आप एक बेनिफिट ले सकते हैं, आप उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसका भी ध्यान रखिएगा, ये दोनों में अप्लाई करता है, आपके पहले सवाल में भी और आपके दूसरे सवाल में भी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके दोनों सवालों का जवाब मिल गया होगा। अशोक जी, अगर 18 साल से ऊपर है तो 18 साल से ऊपर के बच्चे हैं तो फिर तो जब आप उनको ट्रांसफर करेंगे तो जो कैपिटल गेन होगा वो फिर बच्चे अपनी रिटर्न में दिखाएंगे, उसको आपकी तरफ से वो गिफ्ट मान लिया जाएगा। मैं सलाह दूंगा कि एक चिट्ठी आप छोटी सी बना के रख लें बच्चों के नाम
कि ये मैंने इतने म्यूचुअल फंड यूनिट्स आपको गिफ्ट किए हैं, बच्चों को एक प्यार भरा पत्र लिख के रख लें, जिससे कल को आयकर विभाग मांगता है तो आप उसको दिखा सकें। वैसे बच्चों को उसका कैपिटल गेन या उसमें डिविडेंड जो भी होगा वो बच्चों को अपनी रिटर्न फाइल करके दिखाना पड़ेगा। हालांकि बता दूं कि कोहली साहब सिर्फ सीए ही नहीं है, ये दरअसल वकील भी हैं, तो वो दोनों तरह से चीज़ों को इतना फुल प्रूफ बना देते हैं, कहीं को टेंशन की जरूरत पड़ती अब नहीं। मुझे ये लगता है कि कल को दिक्कत ना आए, कल को हो सकता है 2 साल बाद पूछा जाए तो फिर वहां आपको ट्रांजैक्शन याद नहीं रहता है, कागज का टुकड़ा पड़ा होगा तो कल को आप उसको अच्छा, आप जब जाते होंगे हियरिंग वगैरह में तो आपको ये सारी चीजें पता होती है, इस तरह से काम आते हैं? हाँ, हमें पता है कि कागजात क्या तैयार करके, हमें पता है उन्होंने इतने सब, अब लक्ष्मण 36 साल हो गए। 36 साल हो तो गए। 36 साल देखने में यंग लगता है, लेकिन 36 साल से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वो आपको क्या है, करते करते पता लग जाता है कि क्या चीज मांगनी है, आप करते करते एक तरह से ऑफिसर ही बन जाते हैं। हमें वही मैं देख रहा हूँ कि आप सिर्फ टैक्स बचाने का रास्ता नहीं बताते, बल्कि कानूनी पेचीदगियों में भी आप सेव कर देते हैं। कोशिश तो यही रहती है। कोशिश। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो एक बड़ा ही दिलचस्प मामला आया है कि जिनकी संपत्ति विदेश में है लेकिन सरकार को नहीं बताया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं बताया, तो उन पर लगता था भारी पेनल्टी, लेकिन सरकार ने एक नई डिस्क्लोजर स्कीम दी है। आखिरी मौका दिया कि चाहे तो बता दीजिए कौन सी संपत्ति बतानी है, कैसे बतानी है, बताने पर क्या आपको देना होगा, ये सारी बातें बताएंगे। छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, और आपके सवालों को दूर करने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब, लोगों के सवाल हैं, लेकिन उससे पहले एक मामला कि आपने, मुझे याद है कि कई बार टैक्स गुरु में आपने फॉरेन एसेट डिस्क्लोज करने की बात आपने बताई थी दर्शकों को, और तो मुझे समझ में आ रहा था कि आप बार बार क्यों बता रहे हैं। तो अब समझ में आया कि बहुत लोग बताते ही नहीं थे, डिस्क्लोज ही नहीं करते थे, और डिस्क्लोज नहीं करने पर लगता था भारी भरकम पेनल्टी। अब सरकार ने लाई है एमनेस्टी स्कीम का, अगर आप डिस्क्लोज नहीं किए तो आपके पास ये मौका है, डिस्क्लोज कर दिए। तो मेरा सबसे पहला सवाल, ये स्कीम आखिर किन लोगों के लिए है? मुझे लगता है लक्ष्मण कोई बड़ी बात नहीं, हम लोगों के बार बार जिक्र करने से ही शायद कहीं आवाज पहुंची हो। बिल्कुल, आपकी आवाज वैसे ही पहुंचती रहती है। एमनेस्टी स्कीम एक लाई गई है, फास्ट डीएस स्कीम का नाम है लक्ष्मण, फॉरेन एसेट्स ऑफ स्मॉल टैक्स पेयर्स। तो ये स्कीम का नाम है, और डिस्क्लोजर स्कीम डीएस भी आगे लगा हुआ है। तो इसके अंतर्गत आपने अगर अपने 1 करोड़ तक के विदेशी एसेट्स अभी तक डिस्क्लोज नहीं किए हैं, और उसके ऊपर आपने एसेट्स क्रिएट किए और उस पर टैक्स भी नहीं दिया, टैक्स में ऑफर भी नहीं किया, यानी कि किसी अनडिस्क्लोज सोर्स से आपने क्रिएट करे हैं, तो 30% टैक्स और 30% उस पर एडिशनल अमाउंट देके, यानी कि कुल 60% देके आप आगे की सारी पेनल्टी से बच सकते हैं। ये 16 अगस्त को विंडो खुली है, 31 दिसंबर 2026 तक ये विंडो खुली रहेगी। ये तो एक कैटेगरी हो गई। अगर आप नॉन रेजिडेंट थे कभी, और ड्यूरिंग नॉन रेजिडेंस आपने कोई एसेट क्रिएट किया था 5 करोड़ तक का, जिसपे आपने टैक्स ऑफर करने की जरूरत नहीं थी, या टैक्स के लिए ऑलरेडी ऑफर किया हुआ था, वहां पर मात्र 1 लाख रुपए पेनल्टी देके आप इसको 16 अगस्त 2026 और 31 दिसंबर 2026 के बीच में इसको डिस्क्लोज कर सकते हैं। एक प्रोसीजर छोटा सा बनाया गया है कि इसका वैल्यूएशन आप कराएंगे। अब एसेट है विदेश में, तो उसका वैल्यूएशन कैसे, आप जो डिक्लेयर कर देंगे ऐसे मान्य नहीं होगा, किसी फॉरेन में सेटल्ड वैल्यूअर से आपको इसका वैल्यूएशन कराना पड़ेगा। और इसका एक्सचेंज रेट क्या लगेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू डॉलर या यूरो या पाउंड जो भी होगा, तो आरबीआई रेफरेंस रेट आपको देगा। और इसका एक छोटा सा प्रोसीजर है लक्ष्मण, फॉर्म 1 बनाया गया है। फॉर्म 1 में आप अपने एसेट्स को वेरीफाई कराएंगे, सबमिट करेंगे वैल्यूएशन रिपोर्ट। फॉर्म 2 के बाद वहां से एक वेरिफिकेशन रिपोर्ट आएगी, उसके बाद आप उस पर टैक्स जमा करेंगे। फॉर्म 3 में आप पेमेंट का प्रूफ उनके सामने रखेंगे, और फॉर्म 4 में फाइनल ऑर्डर पास किया जाएगा। इसमें से वो एसेट्स नहीं कंसिडर होंगे जिन पे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग या उसके अंतर्गत कोई केस चल रहा है, वहां पर कोई एमनेस्टी नहीं है। पर ब्लैक मनी एक्ट और आयकर एक्ट के अंतर्गत ये 1 करोड़ तक के एसेट्स पे है, ये ध्यान रखना होगा। 1 करोड़ से ऊपर का एसेट है तो वो इस एमनेस्टी स्कीम में कवर नहीं है, और 5 करोड़ के अगर ऑलरेडी ऑफर्ड है तो 1 लाख पेनल्टी देके आप उस पर छूट सकते हैं। इसमें पता है, मान लिया हमने डिस्क्लोज कर दिया 1 करोड़ तक के हमारी संपत्ति है, तो क्या होगा? आपने डिस्क्लोज कर दिया तो उस पर आपको 60% टैक्स देना होगा, और टैक्स देके आपसे फिर कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। एमनेस्टी का तो ये मतलब होता है कि आपने एक बार बता दिया, उसके बाद हम आपसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे, आपको छोड़ देंगे, आपको हम एज ए टैक्स एवेडर नहीं कंसीडर। अच्छा, मान लिया 2 सवाल मेरे मन में आ रहे हैं, फिर सवाल लेंगे लोगों के, कि पहला, मान लिया हमने डिस्क्लोज किया लेकिन गलत डिस्क्लोज कर दिया, हमने उस सेक्शन में डिस्क्लोज नहीं किया फॉरेन एसेट वाले में, हमने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया तो किसी और सेक्शन में डिस्क्लोज कर दिया जो उसका मतलब नहीं था, ऐसे केस में क्या होगा? नहीं लक्ष्मण, क्योंकि फॉरेन एसेट्स को डिस्क्लोज करने का आयकर रिटर्न में शेड्यूल FA है, वो सिर्फ उसी में ही डिस्क्लोज होता है, आप दूसरे में कर नहीं सकते। दूसरा सवाल कि हमने डिस्क्लोज किया, हमने उसका सोर्स ऑफ इनकम बता दिया,
जो जेन्युइन है तब। तो आपने डिस्क्लोज किया, तो अगर आपने सोर्स ऑफ इनकम बता दिया है और डिस्क्लोज कर दिया है, फिर तो केस बनता ही नहीं। बनता ही नहीं। ये बनता ही तभी है अगर आपने डिस्क्लोज। हाँ, तीसरा सवाल कि मान लिया मैं उस टाइम इंडिया में नहीं रहता था, मैं विदेश में रहता था, वहाँ संपत्ति अर्जित की, वहाँ पे हमने टैक्स चुकाया और हम इंडिया आ गए और आपने डिस्क्लोज नहीं किया। तो ऐसे में 5 करोड़ तक का अगर है तो 1 लाख रुपए मात्र पेनल्टी देके आप इस एमनेस्टी स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। चलिए, और कुछ सवाल जो मैं पूछना भूल गया? नहीं, मुझे लग रहा है सारा कुछ कवर हो गया और इस विंडो का फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि हो क्या रहा था, डिपार्टमेंट के पास लक्ष्मण लगातार आ रहे थे कि हमसे रह गया, हमें तो पता ही नहीं था डिस्क्लोज करना था, हमें याद ही नहीं था, हमें इसकी वैल्यू नहीं पता थी, वगैरह वगैरह। तो एक विंडो, आखिरी मौका जैसे आपने कहा, अब दे दिया गया है। ये 16 अगस्त से 31 दिसंबर के बीच में। मैं सभी को, अपने जो व्यूअर्स हैं उनको कहना चाहूंगा, अगर आपको याद नहीं है, अपनी फाइलें वाइलें खोल के देखिए और उसको डिस्क्लोज करके इसका फायदा उठा लीजिए, वरना पेनल्टी बहुत सख्त है। बहुत सख्त। मैंने कैलकुलेट करके देखा था 120% तक पहुंच जाती है। तो जितनी की संपत्ति उतने का उससे ज्यादा चला जाएगी। तो मेरे मन में जितने भी सवाल उठे, हालांकि मेरे पास कोई फॉरेन एसेट है नहीं, लेकिन जितने सवाल उठे मैंने पूछ लिए कोहली जी से। आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप लिख भेजिएगा tax@moneycontrol.com पे, फॉरेन एसेट या एमनेस्टी स्कीम से जुड़ा हुआ। हम लोग अगले एपिसोड में लेंगे। अभी तो समय है, अभी जरूर 31 दिसंबर बहुत, अभी कितना, अभी तो हम लोग अगस्त में ही चल रहे हैं, बहुत समय है। कोई भी कंफ्यूजन बताइएगा, हम लोग दूर करेंगे, लेकिन डिस्क्लोज जरूर कर दिया, क्योंकि उसके बाद जो होगा फिर उसके लिए हम भी जिम्मेदार नहीं होंगे। इस पे चलते हैं दिल्ली, जहां से दीपक कुमार जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक जी नमस्ते, बताया जाए क्या उलझन है? नमस्ते साहब, नमस्ते, राधे राधे। राधे राधे, बताया जाए। सर आपका शो मैं रेगुलर देखता हूँ और बहुत इंफॉर्मेटिव है, और ये कभी सोचा नहीं था कि आपसे डायरेक्ट बात करने का मौका मिल जाएगा। क्या बात करेगा, तो मेरा सौभाग्य है कि आप फोन कॉल किए, और हम लोग तो हमेशा तैयार रहते हैं। हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन है कि AIS स्टेटमेंट जो आता है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का जी, तो उसमें शेयर की सेल वैल्यू और एक्विजिशन वैल्यू जो लिखी होती है उसमें ब्रोकरेज कंसीडर नहीं होती है जी। तो क्या हम उसमें उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि उससे तो हमें सीधा लॉस है ना, जितनी ब्रोकरेज है उसका 20% लॉस होता है, और वैसे भी STT और अदर टैक्सेस तो माइनस। हाँ बोलिए बोलिए, अपनी बात पूरी करें। लगता है इनसे संपर्क कट गया, लेकिन जितना सवाल पूछे उसका जवाब दे दीजिए। सवाल इनका समझ आ गया। दीपक जी, बिल्कुल AIS जो है एक इंडिकेटिव स्टेटमेंट है, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट इसको बोलते हैं लक्ष्मण। मैं इसे आईना, इसे समझिए बोलता हूं। ये आपको एक आईना दिखाता है कि आपने शेयर्स में कितने ट्रांजैक्शन किए आपके केस में, तो उसमें जो वैल्यू दिख रही है वो इंडिकेटिव है। आपको जो ब्रोकरेज आप क्लेम कर सकते हैं, बिल्कुल, जो आपने ब्रोकरेज एक खर्चा है जिसको आप घटा सकते हैं, और उससे आपके दिमाग में शायद ये है, इनके दिमाग में दीपक के कि वो शायद मैच नहीं करेगा, जो AIS में नंबर आ रहा है और जो ये डिक्लेयर करेंगे वो मैच नहीं करेगा। पर ये ब्रोकरेज लेना स्वाभाविक है। STT नहीं ले सकते आप, पर ब्रोकरेज को आप बाकायदा परचेस की भी, सेल की भी, दोनों ब्रोकरेज को आप लेस कर सकते हैं। कोई आपके ऊपर उंगली दीपक नहीं उठाई जाएगी। चलिए दीपक जी, कोई कंफ्यूजन? खर्चे बता सकते हैं या उसमें ही है? नहीं, खर्चे में ले सकते हैं। आपकी जो टोटल कैपिटल गेन आ रहा है उसमें से आप इसको घटा सकते हैं। एक ही बात है, आप सेल में से घटाइए या कैपिटल गेन में से घटाइए, मैथमेटिकली तो एक ही बात है। चलिए, तो कहीं कोई दिक्कत है ना, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। कोहली साहब, समय तो बहुत कम है, सवाल बहुत सारे, हम लोग अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे, लेकिन आपने सभी सवालों का बेहतरीन भाषा में जवाब दिया, इसके लिए धन्यवाद। और टैक्स ग्रुप में फिलहाल इतना ही। आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पे, tax@moneycontrol.com पे, और अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। और टैक्स ग्रुप में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।